नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में। कल मैंने गांधी जी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी थी और गांधी जी के बारे में मैंने आपको उनके जन्म के बारे में, वो कहाँ पे रहते थे, उन्होंने कहाँ कहाँ एजुकेशन ली और कौन कौन से उनके आंदोलन रहे, कौन कौन सी बुक्स लिखी, उनके बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। उसके अलावा हमने चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने और कौन कौन से अहमदा मिल वाला आंदोलन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये कहाँ पे हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 की बात है। 1918 में क्या होता है, ये गुजरात में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। अब इसमें थोड़ा सा मैं प्रकाश डालती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि वहां पे क्या हुआ, अकाल और सूखा पड़ने के कारण क्या हो गया कि अंग्रेजों को किसानों से लगान, क्या करते थे, अंग्रेज किसानों से लगान ले रहे थे और वो लेते भी थे कि भाई क्या बोलते हैं, इतना उपज का आपको हमें ये देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने से क्या हुआ, अकाल पड़ने से क्या हुआ, किसान उन्हें इतना जो लगान नहीं दे पाए। तो राजस्व व्यवस्था कहती थी अगर किसान 1/4 ना उगा पाए तो क्या होगा, 1/4 ना अगर उगा पाए या इतना भाग उत्पादन नहीं कर पाता तो उसे लगान नहीं देना पड़ेगा। लेकिन तब भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, तब भी अंग्रेज क्या कर रहे थे कि वो लगान ले रहे थे किसानों से। अब इस अवस्था में क्या किया जाए, तो अब ये सारी चीजें चल रही थी। अब अकाल में इतनी ज्यादा चीजें किसानों से हो नहीं पा रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए क्या होता है, फिर गांधी जी को बुलाया जाता है कि गांधी जी आप आइए और इस समस्या को सुलझाइए। गांधी जी जो गुजरात गुजरात के खेड़ा में जाकर, खेड़ा तो आपको पता है, खेड़ा की बात, गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल से मिले। उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर खेड़ा सत्याग्रह जो आंदोलन था, इस इसको क्या किया, चलाया। तब अंग्रेजों ने गांधी जी से गुप्त रूप में बात मानी कि भाई ठीक है, हम इसे समाप्त करते हैं और जिनकी फसल अच्छी होगी उन्हें ही लगान देना पड़ेगा और जिनकी फसल अच्छी नहीं होगी उन्हें लगान नहीं देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया खेड़ा सत्याग्रह क्या है। खेड़ा सत्याग्रह में भाई लगान का वो लगान देना पड़ता था। अगर फसल 1/4 ना हो तो क्या बोलते हैं, किसानों को लगान नहीं देना पड़ेगा। ये अब किसानों से बात कर कर गांधी जी से बात होकर ये चीजें, समस्या को सुलझाया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है खेड़ा सत्याग्रह हुआ कर था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में और कहाँ हुआ था, गुजरात में। ठीक है, आज आप हमारे बापू जी की फोटो भी देख सकते हैं। ये हमारे बापू हैं मोहनदास करमचंद गांधी। कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको ये बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1859 में, जो कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद की बात करती हूँ। मैंने आपको उनके गुरुजी के बारे में बात कही थी, तो गुरुजी कौन है, तो गुरु हैं इनके गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले की बात बताती हूँ क्या होता है हमारे यहाँ। अंग्रेजों ने क्या कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले की बात बता देते हैं पहले। गोपाल कृष्ण गोखले को हम भारतीय राजनीति के चिंतक का पिता मानते हैं, भारतीय राजनीति का चिंतक, चिंतन गुरु, भारतीय राजनीति के चिंतक गुरु के चिंतन गुरु। ठीक है, इतना समझ में आया, गोपाल कृष्ण गोखले का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की बात कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे लिख लो आप, महागोविंद रानाडे, रानाडे। इतना आपको समझ में आया? महागोविंद रानाडे की हमने बात कर ली। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? महागोविंद रानाडे को कहा जाता है। गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति के चिंतक गुरु भी कहा जाता है इन्हें। अब बात करते हैं महागोविंद रानाडे के राजनीतिक गुरु की। कौन है राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो कौन है इनके गुरु? इनके गुरु हैं हमारे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, केशव चंद्र सेन। ये हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ, कीजिए नोट। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में हुआ था, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि 1918 की एक घटना गुजरात में हुई। गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें भारतीय राजनीति के चिंतक गुरु भी कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं एमजी रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। एमजी रानाडे के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब क्या होता है कि इसी दौरान क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या कहते हैं गांधी जी को कि एक काम कीजिए कि आप, अंग्रेजों से गांधी जी की बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे विश्व युद्ध में अपने सैनिक दिए तो हम क्या कर देंगे, हम भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। इतनी बात हो जाती है अंग्रेजों और गांधी जी के मध्य। अब गांधी जी ने बोला चलो ठीक है, ये हम अगर हमें स्वतंत्र कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो गांधी जी अपने गुरु से बात करते हैं। अब जब गुरु से बात हुई तो गुरु जी ने बोला कि जाओ तुम एक काम करो, पूरा भारत भ्रमण कर कर आओ। तो इनके दोस्त, ठीक है, इनके दोस्त और कौन? इनके दोस्त और ये खुद 2 साल तक, इनके दोस्त का नाम है प्रभुदास। ये दोनों ने 2 साल तक घूमे और क्या करा, 13 लाख से 20 लाख तक लगभग सैनिक दे दिए अंग्रेजों को। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें भारतीय, जो इन्होंने भारतीय दिए थे सैनिक, तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से भी ये फेमस है, जाना जाता है, ठीक है। या अंग्रेजों का एजेंट भी कहा गया है इन्हें, ठीक है। तो ये भी लिख लो कि क्या कहा गया है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ठीक है। इतना समझ में आया भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को सैनिक प्रदान किए थे, सैनिक दिए थे पूरे भारत से भ्रमण कर कर, तो इसलिए इन्हें कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अब इतनी घटना हो जाने के बाद क्या होता है, अब हो जाती है वर्ल्ड वार खत्म। जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होती है तो हम इंडियंस क्या बोलेंगे, भाई हमें तो, अगर वो उनकी वर्ल्ड वार खत्म हो गई तो हम यही तो बोलेंगे कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब क्या आगे की घटना में, क्या आगे की घटना में ये होता है कि हम स्वतंत्र तो, मतलब जो इंडियंस लोग हैं उन्होंने जब अंग्रेजों की बात मान ली कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो इंडियंस क्या है, बहुत खुश हो गए कि अब तो हम स्वतंत्र हो ही गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि 18 मार्च 1919 को क्या होता है, 18 मार्च 1919 को सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित होता है
जिसे कहा गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात हो जाती है। रॉलेट एक्ट को जाना जाता है किस नाम से? तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता है ब्लैक एक्ट नाम से। ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, जब 18 मार्च 1919 में ये बिल ला दिया गया और ये एक दिन में ही पास हो गया। इतनी जल्दी कोई बिल पास हो गया, ब्रिटिश, वो भी ब्रिटिश असेंबली में, बहुत बड़ी बात है। अब 19 मार्च 1919 की घटना है। इस दिन क्या हुआ कि यह भारत में लागू हो गया रॉलेट एक्ट के नाम से। अब क्या होता है कि लोग क्या है, लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। अब क्या होता है, इस एक्ट में समझा जाए तो क्या चीजें थी कि इसमें क्या है कि लोग क्या है, इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते। मतलब 2-3 लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे लोग भाई खुशी मना रहे हैं तो एक साथ ही तो मनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ पकड़ कर क्या कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया। अब देखो, जब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्ट जब पास हुआ तो इंडियंस ने उस एक्ट के विरोध कुछ क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं किया? पहले तो भारत के लोग बहुत सीधे होते हैं। क्यों नहीं किया का रीजन मैं बता देती हूँ। इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि जो ये एक्ट लाया जा रहा है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। समझे? स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। अब क्या होता है कि इस एक्ट में क्या होगा कि किसी में भी संदेह होगा तो क्या होगा, बिना अनुमति के, बिना अपील, बिना दलील के जेल में डाल दिया जाएगा। और यही होने लगा। भीड़ इकट्ठी होगी तो केवल 3 बार आदेश दिया जाएगा। ठीक है, सूचना दी जाएगी और 3 बार में अगर नहीं सुना तो उसे उठा के या तो जेल में डाल देंगे या गोली चला देंगे। अब गांधी जी ने ऐसी चीजें होने लगी तो गांधी जी ने क्या किया, गुस्से में चेम्सफोर्ड के पास गए और उन्हें क्या किया, धमकी दे डाली असहयोग की। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बस आपको बता देती हूँ, रॉलेट एक्ट का लिख लेती हूँ इसमें। वैसे तो मैंने आपको स्टोरी बता दी है, आपको समझ में भी आ गई होगी। बस इसमें जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, जैसे रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, पेपर में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना। चलो रॉलेट एक्ट में चलते हैं। लिखो आप तब तक, हेडिंग डालो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब हुआ था ये हुआ था 19 मार्च 19 मार्च 1919 को। ठीक है। क्या कहा जाता है, काला काला कानून या ब्लैक, या क्या कहते हैं, ब्लैक एक्ट, या बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील वाला एक्ट। ठीक है, ये हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना, कि जो गांधी जी थे, गांधी जी ने किसे धमकी दी थी, चेम्सफोर्ड की। तो क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि गांधी जी, मतलब जो रॉलेट एक्ट था उस टाइम पे कौन कौन से गवर्नर थे या कौन सा अंग्रेज था। तो गांधी जी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो चेम्सफोर्ड की हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट के टाइम पे चेम्सफोर्ड थे। इतना आपको समझ में आया ब्लैक एक्ट के बारे में?
अब रॉलेट एक्ट के अन्य नाम की बात कर लेते हैं। एक काला कानून लिख लिया, बिना अपील बिना वकील, सॉरी यहाँ पे बिना वकील भी आना था, बिना वकील बिना दलील, बिना दलील, इतना आपको आया समझ में। और क्या क्या कह सकते हैं इसे, और कह सकते हैं जैसे कह सकते हैं हम आतंकवाद अपराध अधिनियम, आतंकवाद अपराध अपराध अधिनियम। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं हम, और कुछ, बस इतना ही। इतना आपको समझ में आ गया कि काला कानून, ब्लैक एक्ट, बिना अपील बिना वकील बिना दलील, आतंकवाद अपराध अधिनियम, चेम्सफोर्ड इस टाइम पे रॉलेट एक्ट के टाइम पर थे। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 की घटना है। अब ये सब चीज हो रहा होता है। अब क्या है, इसका विरोध तो कोई ना कोई करेगा कि भाई बिना, मतलब बिना इंफॉर्मेशन के आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। जब आपने बोल दिया है कि आप हमें स्वतंत्र कर देंगे, तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आप हमें स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं और एक एक्ट चला दिया जाता है जिसमें हमारे ही जो इंडियंस लोग हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसका विरोध हर जगह होने लगा। मेन दिल्ली में और एक पंजाब में ज्यादा हुआ। दिल्ली में कौन था, दिल्ली में किसने किया, तो दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा किया गया। ठीक है, और पंजाब में किसने किया, पंजाब में दो लोगों ने किया, एक थे डॉक्टर सतपाल, एक थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों व्यक्तियों ने किया, लेकिन इन्हें अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों में लगा दिया एक एक्ट जिसे कहते हैं, कौन सा एक्ट, पंजाब एक्ट। अब पंजाब एक्ट में क्या है कि जहां भी अंग्रेज मिलेंगे वहीं पे क्या करेंगे, हम मारेंगे। ये एक्ट चलाया। अब एक्ट चला दिया तो भाई बहुत, अब अंग्रेज परेशान होने में इन्होंने क्या कर दिया कि दो अंग्रेजों को भेजा गया, एक पंजाब के गवर्नर के रूप में RS डायर को, और एक पंजाब के लेफ्टिनेंट MO डायर को। अब क्या होता है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आकर 297 लोगों को गोली मार दी। अब देखो, गोली मार दी तो क्या हुआ, जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब बहुत बड़ी घटना हो गई, गिरफ्तार कर लिया गया। तो पंजाब के लोगों ने क्या किया, पंजाब के लोगों ने एक बड़ा जुलूस निकाला, और जब वो जुलूस निकाल रहे थे तो दो अंग्रेज, एक महिला और एक पुरुष, महिला का नाम था, एक महिला ऑफिसर जो थी वो शेरवुड, और जो पुरुष ऑफिसर थे उनका नाम था रॉलैंड। ये दोनों आ रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब मजाक उड़ रहा था तो उसमें क्या होता है, जब जुलूस निकल रहा था उन्होंने क्या किया, उन्हें वहीं पे मार डाला। अब मार, भाई दो अंग्रेजों को मारा है तो अंग्रेज चुप्पी तो रहेंगे नहीं। लेकिन क्या है, रैंड और एमएस ने क्या किया कि ये चुप रह गए। तो जनता ने क्या किया, जनता ने सोचा कि ये हमसे डर गए हैं। ठीक है, अब डर गए हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि डर गए हैं, कुछ तो करेंगे ही। लेकिन क्या, इन्होंने रातों रात, मतलब क्या हुआ, यहाँ की जनता ने एक एक पत्र लिखा, पंजाब की जनता ने, 13 अप्रैल 1919 को सब हम क्या करेंगे, वैशाखी के दिन हम सब इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद क्या करेंगे, वहां पे एक मीटिंग करेंगे और वैसाखी भी मनाएंगे। ठीक है, अब इसमें 20,000, लगभग 20,000 लोगों ने इकट्ठा होना था। ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद 5 बजे एक टाइमिंग रखी गई कि 5 बजे हम इकट्ठा होंगे और एक मीटिंग रखेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था, अब जब चिट्ठी पहुंचाई गई तो एक व्यक्ति क्या था, हंसराज नाम का, उसने ये चिट्ठी क्या कर दी, मतलब यहाँ के लोगों से गद्दारी करके अंग्रेजों को तक पहुंचा दी और अंग्रेजों से पैसे ले लिए होंगे। अब जब ये चीजें अंग्रेजों को पता चली तो वो चुप कैसे बैठेंगे। RS डायर और MO डायर अलर्ट हो गए और इंतजार करने लगे उनका
कि ये कब आएंगे और हम कब एक्शन लेंगे। अब क्या होता है कि इन्होंने क्या कर दिया कि ये जैसे ही इकट्ठा होते हैं तो एमओ डायर और आरएस डायर 4:30 बजे का सम्मेलन हुआ। वहां पे 4:45 में ये डायर वहां पर पहुंचे। डायर ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोनों ही डायर्स हैं। लोगों ने देखा उन्हें, तो उन्होंने क्या करा, एमओ डायर ने उन्हें आदेश दिया कि मैं 3 गिनती गाता हूं और तुम्हें भैया अपने अपने वहां चले जाओ, अपने अपनी मतलब घर चले जाओ या कहीं भी चले जाओ। भैया 3 सेकंड में कौन जाएगा। और उसके बाद क्या किया, गोली बरसानी शुरू कर दी। जब गोली बरसी तो जलियांवाला बाग कांड आज भी अगर देखें तो रोंगटे उठ जाते हैं। और वहां पर खून से पूरा लाल लाल हो गया। चीजें ऐसी भयावह घटना, बहुत ज्यादा बोलते हैं जिसे कोई देख भी नहीं सकता। वहां पे खून की लहरें, मतलब उन्होंने अगर वहां पे बच्चे भी रहे होंगे तो उन्हें भी मार डाला। अब क्या है, जब गांधी जी को पता चला कि ये घटना हो गई है, 279 लोगों को मार दिया गया है, तो क्या हुआ, पंजाब में भी विद्रोह चलने लगा। गांधी जी उस टाइम पे कहां पर थे, तो गांधी जी महाराष्ट्र में थे। अब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी पैदल मार्ग से पहले गुजरात आए, उसके बाद हमारे राजस्थान में आए, उसके बाद हरियाणा पहुंचे। जैसे ही हम डायस ब्रदर को पता चलता है कि गांधी जी आने वाले हैं, मतलब जलियांवाला बाग वाली घटना से पहले पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को उठाकर दोबारा वापस भेज दिया, मतलब पलवल हरियाणा में रोक लिया और उन्हें समझाकर उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस हरियाणा से महाराष्ट्र छोड़ दिया। गांधी जी को लगने तो लगा कि कुछ ना कुछ घटना होने वाली है या हो चुकी है। वो तब भी क्या हुआ, पैदल रास्ते शुरू हो गए और जैसे चलते 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 पहुंचे तो वहां पर जलियांवाला बाग कांड हो चुका था। और इसी घटना को, मतलब जैसे ब्रदर्स डायर ब्रदर्स ने उन्हें लेके वापस महाराष्ट्र दोबारा छोड़ दिया था, तो इस घटना को देखकर एनी बेसेंट ने उन्हें क्या कहा, राजनीतिक बच्चा कहा। ठीक है। अब इस घटना की जांच शुरू हुई। जांच में क्या निकला कि जांच जब शुरू हुई तो कमेटी बैठी, 2 कमेटी थी। एक तहकीकात कमेटी जो इंडियंस की थी और एक हंटर कमेटी जो कि जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक। बीएचयू की स्थापना भी करी थी इन्होंने 1916 में। ठीक है। तो तहकीकात कमेटी बताती है कि हमारे जो लोग मरे हैं वो कम से कम 1000 लोग मरे हैं, जिसमें से 3000 लोग घायल हैं। हंटर कमेटी क्या बताती है कि हंटर कमेटी बोलती है कि 379 लोग मरे हैं और 1200 घायल हैं। जब अब क्या हुआ, गांधी जी को बहुत गुस्सा आया कि भाई इन्होंने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ ऐसा काम कर दिया। तो गांधी जी क्या करते हैं, आरएस डायर में केस ठोक देते हैं। लेकिन आरएस डायर ने इतना बड़ा हत्याकांड करवा दिया था तो उसने तुरंत ही इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल निकाला जिसका नाम था इंडेनेक्टी बिल। इंडेनेक्टी बिल में क्या था, उसमें क्या था कि आप किसी अंग्रेजों जो भी उपनिवेश में कब्जा कर हुआ है या कब्जा किया गया है, वह उस देश के लोग अगर परेशानी कर रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, गोली चला सकते हो। ठीक है। और अगर आपने गोली मार दी मतलब अपने को बचाने के लिए, तो आप किसी ऑफिसर को क्या नहीं दे सकते, फांसी नहीं दे सकते, सिर्फ उसे पद से हटा सकते हो। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी कि उन्हें फांसी मिल जाए, लेकिन उन्हें फांसी नहीं मिली। अब क्या हुआ,
अब गांधी जी चले आए भारत। अब क्या होता है कि अब ये सब क्या है, जब आरएस डायर वगैरह मुकदमा हो गया इनके ऊपर, सब चीज हो गई, तो एक पार्टी होती है ग्रास पार्टी। ग्रास पार्टी में गांधी जी को भी बुलाया जाता है और उसमें मुख्य अतिथि होते हैं हमारे आरएस डायर। अब आरएस डायर क्या है, आरएस डायर ने क्या किया, आरएस डायर ने अंग्रेज साथियों को क्या करा कि क्या कहते हैं, मतलब जैसे भाषण दिया तो क्या कहा कि हमने अपना काम करके दिखाया है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक गिफ्ट में एक तलवार दी और उन्होंने उस तलवार को पकड़कर क्या कहा कि साथियों, इस तलवार की तरह बनो और चाहे कहीं भी चलो, चाहे कहीं भी चलो, भारतीयों की गर्दन अपने पैरों से कुचलते चलो। और इसी कारण यहीं पे क्या हुआ कि इन्हें बहुत सारी उपाधियां भी मिली। आरएस डायर को अंग्रेजों द्वारा दी गई। कौन कौन सी दी? एक तो दी कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ठीक है, एक दी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, एक दी सम्मान की तलवार। और क्या हुआ कि सभी अंग्रेजों ने क्या किया, सभी अंग्रेजों ने अपनी जो सैलरी थी वो हाफ ऑफ सैलरी सबने आरएस डायर को दे दी। और इस हत्याकांड, जो इतना भयावह हत्याकांड था, इसमें बहुत सारी चीजें हुई। जैसे कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें एक उपाधि दी गई थी सर या नाइटहुड की, उन्होंने ये वापस कर दी। क्वेश्चन आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से कौन से सत्याग्रह या कौन कौन से सत्याग्रह के दौरान अपनी उपाधि वापस कर दी थी? तो जो हमारा जलियांवाला कांड होता है उसके दौरान। अब है, जमनालाल बजाज जी को भी राय बहादुर की उपाधि मिली थी, वो भी उनके द्वारा वापस दे दी गई। अब क्या होता है, इसके आगे की घटना ले जाऊं तो सेकंड जो हमारा डायर है, एमओ डायर, एमओ डायर को क्या करते हैं, उधम सिंह लंदन के कैक्सटाउन में गोली मार देते हैं। अब गोली मार दी, अब गोली मारी तो भाई इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे वो, ठीक है। तो आगे की घटना में आपको ले जाने से पहले पीछे चलती हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ रॉलेट एक्ट के बारे में बताया है, लिखाया है, सॉरी। फिर कहीं ये ना हो जाए कि हमारा एक्ट ज्यादा बढ़ जाए। मैं ले जा लेती हूँ आपको जलियांवाला बाग कांड में, ठीक है। तो चलते हैं जलियांवाला बाग कांड में। बताओ आप, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं किसमें, जलिया वाला, जलियांवाला, क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कांड? चलो बताओ। पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ठीक है, पहले तो ये हो गया, जलियांवाला बाग कांड से पहले दिल्ली में जो विरोध हुआ था वो किसने किया था, वो लिख लेते हैं। चलो, दिल्ली में, दिल्ली में विरोध कर रहे थे श्रद्धानंद जी, रॉलेट एक्ट का, तभी तो बना है श्रद्धानंद जी। और पंजाब में दो लोग विद्रोह कर रहे थे, कौन थे वो? पंजाब में एक थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू,
और कौन था? साबुद्दीन किचलू। और कौन था हमारा? डॉक्टर सतपाल। इन दोनों के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था। कौन सा था? पंजाब एक्ट। ये था। उसके बाद क्या हुआ? पंजाब एक्ट बनाया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसा कुछ था। ठीक है। इसके बाद की घटना क्या है? इसमें दो गवर्नर, पंजाब में दो गवर्नर को भेजा गया, पंजाब में। ठीक है। कौन कौन थे? पंजाब के गवर्नर और लेफ्टिनेंट दो। एक तो गवर्नर था, एक था लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। गवर्नर कौन था? आर एच डायर। आर एच डायर। ठीक है। और लेफ्टिनेंट था एम ओ डायर। जो जुलूस निकाल इनके द्वारा एक जुलूस निकाला गया था, और जुलूस के टाइम पर जो दो लोग मारे गए थे, वो कौन कौन थे? जुलूस में मारे गए। जुलूस में मारे गए। जुलूस में मारे गए थे। एक थी कौन? एक थी वो शेरवुड, और एक थे हॉलैंड। शेरवुड और रॉलैंड। रॉलैंड। ठीक है। इन्हें मार दिया गया। अब 13 अप्रैल 1919 की घटना। 13 अप्रैल 1919। ठीक है। वैसाखी का दिन था। ठीक है। अब जो इन्होंने गद्दारी किसके द्वारा की गई थी इस टाइम पे? जो गद्दार व्यक्ति था, लिख लो, ये गद्दार व्यक्ति था हंसराज, जिसने बताया था कि वहां पर इतने 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हंसराज। गोली किसने चला दी थी? पता ही होगा। ये दो चले गए थे, आर एस डायर, एमओ डायर। गोली चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब क्या होता है? अब इतने तो लोग मारे गए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें दो कमेटी बननी थी, एक हंटर कमेटी, एक तहकीकात कमेटी। ठीक है। उसमें चलते हैं। एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कहा था? ये लिख लेती हूँ, ये भी है। एनी बेसेंट ने गांधी जी को गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहा। राजनीति का बच्चा कहा। देखो, और चीज इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। कौन सा एक्ट से बच गया थे हमारे जनरल डायर, ये भी बताएंगे। उससे पहले ये नोट कर लीजिए कि कब घटना हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उस टाइम पे, उससे पहले क्या हो रहा था? उसके पहले विरोध चल रहा था दिल्ली में सदानंद जी द्वारा, पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल द्वारा। उनके द्वारा एक एक्ट चलाया गया, पंजाब एक्ट। पंजाब एक्ट के दौरान इन्हें क्या किया गया कि वहां पे दो लोग, शेरवुड और रॉलैंड, जा रहे थे एक जुलूस में जा रहे थे, मतलब एक जुलूस जा रहा था इंडियन की तरफ से। यहाँ पे ये दोनों हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस कारण इन्हें क्या कर देते हैं, लोग मार देते हैं। जब ये मर जाते हैं, तो फिर भैया, आपको आगे की चीजें पता है, आर एच डायर और एमओ डायर के बारे में, कि उन्होंने किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान क्या क्या चीजें करी। हंसराज जी उस टाइम पे गद्दार व्यक्ति थे, जिन्होंने उनके बारे में बताया। और एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कहा? राजनीति का बच्चा कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उस टाइम पे जो हमारे डायर ब्रदर्स है, किस तरह से उन्हें उठाकर दोबारा से महाराष्ट्र भेज दिया गया, वो चीजें के कारण एनी बेसेंट ने उन्हें बच्चा कहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं देखती हूँ क्या क्या चीजें हैं। चलो।
अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 कमेटी बनी थी। एक कमेटी बनी थी तहकीकात कमेटी और एक कमेटी बनी थी हमारी हंटर कमेटी। ठीक है, पूछा जाता है। 2 कमेटी बनी थी। कमेटी कमेटी कौन कौन सी बनी थी? एक बनी थी तहकीकात कमेटी और एक बनी थी हंटर कमेटी। हंटर टर कमेटी। इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें थे मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा क्या बताया गया था? इनके द्वारा बताया गया था कि 1000 लोग मारे गए हैं और 3000 लोग घायल हैं। जबकि हंटर कमेटी में कौन कौन थे? 5 तो अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि 279 सॉरी 379 मृत हैं और घायल कितने हैं? घायल की बात करते हैं तो 1200 लोग घायल हैं। 1200 घायल है। ठीक है, तो हंटर कमेटी का आपको समझ में आ गया, क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी। तहकीकात कमेटी का भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सा बिल लाया गया था? इसके बाद इंडक्टिव बिल लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई अपने आप को बचाने के लिए जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, डायर की फांसी की बात मैंने आपको बताती थी। उसके बाद की बात करती हूँ, तो उसके बाद क्या चीजें हैं, उसके बाद की बात करते हैं। तो अब आर एच डायर को जैसे उपाधि दी गई, मैं उनकी बात कर लेती हूँ। आर एच डायर की उपाधि, डायर को उपाधि जब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब केस जीत लिया और ये जलियांवाला बाग कांड कर दिया। अब आर एस डायर की बात बताती हूँ। आर एस डायर ने यहाँ पे इन्हें उपाधि दी गई थी। पहला दिया गया था, क्या दिया गया था? पहला मैंने आपको बताया था कि इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। और क्या कहा गया? सेकंड क्या कहा गया? सेकंड इन्हें ये कहा गया कि सेकंड ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। और कुछ पता है? और क्या कहा गया? और कहा गया सम्मान की तलवार, स्पॉट ऑफ ऑनर इसे इन्हें मिला था। यहाँ लिख दो, ऑनर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कमेटी बता दी, तहकीकात कमेटी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज 3 भारतीय। कितने लोगों को मृत्यु बताया था? 379। 1200 को घायल बताया। तहकीकात कमेटी की बात कर लेते हैं। मदन मोहन मालवीय हैं, 1000 लोग मारे गए थे, 3000 घायल हो गए थे। आर एस डायर ने जब केस लड़ लिया या केस जीत लिया, उसके बाद इन्होंने पार्टी करी, ग्रास पार्टी कहा गया उन्हें। उस टाइम पे इन्हें ये उपाधियां दी, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एमो डायर का भी लिख लेती हूँ मैं। एमो डायर, एमो डायर को किसने गोली मारी थी? एमो डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। यहाँ पे नोट लिख लो। एमो डायर को
किसके द्वारा गोली मारी थी? मैंने बताया था एमओ डायर को लंदन के कैक्सटन में, लंदन के कैक्सटन में, कैक्सटन में क्या हुआ? गोली मार दी गई, गोली मार दी गई। क्वेश्चन आता है कि एमओ डायर को किसने मारा था? तो हमारे उधम सिंह ने। एमओ डायर को लंदन के कैक्सटन में गोली मार दी, गोली मार दी गई, गोली मार दी गई उधम सिंह द्वारा, उधम सिंह द्वारा। अब ये चीजें आपको पता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेती हूँ मैं, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उस टाइम पे भारत का गवर्नर, सॉरी भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन बनता है, आंसर जरूर दीजिएगा कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? मैं बता दूं तो मैं बता देती हूँ। अगर तो उस टाइम पे हमारे जो वायसराय थे उस टाइम पे चल रहे थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब क्या है आगे की बात बताती हूँ। अब जब इतनी सारी चीजें हुई, अब क्या है कि जो पंजाब में इतना ज्यादा विरोध हुआ, पंजाब में इतनी सारी चीजें हो गई, उसके बाद चमन लाल एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया कि पंजाब के लोग बहुत परेशान हुए जब इतनी सारी चीजें हुई, तो गुस्सा बोलते हैं कि बहुत भयंकर गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक डंडा फौज का गठन किया। किसके द्वारा किया गया? तो चमनदीप के द्वारा। ठीक है, डंडा फौज के सबके हाथ में डंडा होता था। डंडा फौज में क्या क्या चीजें होती थी, और ये क्या करते थे, रात में घूमते थे और जो भी अंग्रेज मिलेगा तो उसे क्या करेंगे, बजा देते थे। और यह सब उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के प्रभावित लोगों को सांत्वना देने के लिए किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत मतलब ये नारे भी लगाते थे जब ये रात को चलते। उसके बाद चमनदीप को पकड़ा गया और उन्हें दे दी गई फांसी। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि चमनदीप जो डंडा फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? डंडा फौज का गठन, गठन किसके द्वारा किया गया था? चमन दीप के द्वारा। ठीक है, ये उतार लो फटाफट से, फिर मैं आपको आगे चीजें बताती हूँ थोड़ी बहुत अगर बतानी है। ओह, एक क्वेश्चन छूटता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे चलती हूँ लेके। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके टाइम पर हमारे दो वो थे, दो लोगों ने अपनी जो उपाधियां थी वो वापस की थी। नोट कर लिया होगा? ठीक है, तो मैं लिखती, पहले मैं इसे मिटा देती हूँ। कौन कौन से लोग बताए थे मैंने? एक गांधी जी का पांचवा पुत्र जिन्होंने अपनी उपाधि दी वापस कर दी थी, बताया था ना मैंने। कौन था उनका पांचवा पुत्र? बताओ। जमनालाल बजाज था ना, उन्होंने अपनी उपाधि, उनको एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? राय बहादुर की। उन्होंने क्या करा, जलियांवाला बाग कांड के कारण वो उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो लिख लो कि क्या है, सर या नाइटहुड की उपाधि किसने करी थी? सर या नाइटहुड। ये क्या, ये उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। दूसरा क्या था?
दूसरा था हमारा, दूसरी उपाधि कौन सी थी? दूसरी उपाधि जमनालाल बजाज को दी गई थी, जो कि राय बहादुर, राय बहादुर, ठीक है। ये जमुना लाल बजाज को दी गई। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा उपाधि लौटा दी गई, उपाधि लौटा दी गई, ठीक है। कितना आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, समझ में आ ही गया होगा। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को, ठीक है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माँ पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, 13.5 वर्ष की उम्र की अवस्था में विवाह। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कस्तूरबा गांधी से विवाह होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं। बैरिस्टर की एजुकेशन के लिए वो गए थे। उसके बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा भी लड़ा। वहां पे बहुत सारी हड़तालें करी, बहुत सारी चीजें करी, फोनिक्स आश्रम की स्थापना की, और क्या क्या चीजें थी। उनके बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, इंडियन ओपिनियन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, और भी हरिजन नामक है, ठीक है, ये सारी लिखी। फिर इनके 2 भजन थे, कौन कौन से थे? रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। किस किसने लिखा वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आंदोलन सत्याग्रह बताए। पहला कौन सा था? चंपारण। चंपारण में बताया था नील की खेती से रिलेटेड चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल में पता ही है आपको उस टाइम पे कैसे हालात थे, क्या क्या चीजें थी। उसके बाद आगे चलते चलते हमने आपके पास रॉलेट एक्ट ला गए। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? जलियांवाला बाग कांड पढ़ा दिया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, मैं कल ही पढ़ाऊंगी, आज की क्लास में यहीं पे ओवर करूंगी। तो कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हेडिंग डाल लो। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में। खिलाफत आंदोलन अभी पढ़ाना है तो वो भी बता दीजिए, मैं पढ़ा सकती हूँ अभी भी से, पढ़ा दूं? खिलाफत आंदोलन पढ़ाऊं? चलो बता देती हूँ। 1919 में हमारी ये घटना हो रही है खिलाफत आंदोलन से संबंधित। क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 में। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। उसमें ऑटोमन या जो हमारे तुर्की लोग हैं, तुर्की साम्राज्य जो होता है वो हार जाता है। किससे? अंग्रेजों से। जब हार गया तो अंग्रेजों ने इस पर कब्जा भी कर लिया। अब उस कब्जा होने के बाद क्या होगा? कब्जा होने के बाद तुर्की में जो शासन चलेगा वो किनका चलेगा? अंग्रेजों का चलेगा। उस टाइम पे एक संधि होती है, किसकी? सीवर्स संधि के नाम से, ठीक है। और इस संधि के दौरान तुर्की का हो जाता है विभाजन। अब क्या होगा? अब क्या है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या होता है? उनकी गद्दी पर बैठकर इस्लाम चलाने के लिए, ठीक है, खलीफा को ढूंढा जाता है, ठीक है। तो पहला खलीफा है हमारा कौन? पहले खलीफा की बात करते हैं तो पहले खलीफा है हमारे अबू बकर। उसके बाद क्या है? तुर्की का विभाजन जैसे ही होता है, खलीफा पद को कर दिया जाता है समाप्त। अब क्या हुआ? जैसे ही खलीफा पद समाप्त हुआ, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? भड़क जाते हैं, उन्हें आ जाता है गुस्सा, भाई कैसे समाप्त कर दिया। अब इसके विरोध में क्या होता है? इसके विरोध में हमारा क्या होता है कि एक आंदोलन चला दिया जाता है जिसका नाम है हमारा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफ हो गए ना वो अंग्रेजों के, तो खिलाफत आंदोलन। अब क्या है खिलाफत आंदोलन में? तुर्की का प्रमुख जो नेता है वो कौन होगा? वो है हमारे
अली मुस्लियार नामक एक व्यक्ति हैं, वो इनके क्या होते हैं, पहले प्रमुख नेता होते हैं। अब उनके तो नेता चलो हो गए तुर्की के, अब हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं। एक हमारे मोहम्मद अली हैं और एक हमारे शौकत अली। अब क्या है, शौकत अली हो गए, हकीम अजमल खां भी हैं और अब्दुल कलाम आजाद भी हैं। अब आगे की घटना, अब गांधी जी क्या करते हैं, वैसे तो पहले से ही गरमाए हुए थे जो हमारे यहाँ घटनाएं हुई, तो गांधी जी भी यहाँ पर आ जाते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं और मुसलमान भाइयों से कहते हैं आप तो हिंदू हैं। और इस आंदोलन में मतलब जो मुसलमान भाई हैं उनसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आप तो हिंदू हैं, तो आप इस जो आंदोलन में शामिल क्यों हुए, क्या रीजन है। तो गांधी जी ने कहा कि यह हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई क्या है, इस टाइम पे ये चीजें करने का कोई वक्त नहीं है। अभी क्या है कि इस समय हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। अब भारतीय होने के नाते मैं इस आंदोलन में खड़ा हूं। इस बात को सुनकर मुसलमान बहुत खुश होते हैं और इस आंदोलन की जो मजबूती आ जाती है जब गांधी जी उनके साथ खड़े हो जाते हैं और जब हम सारे भाई एक साथ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक शक्ति जो अंग्रेजों को दिखती है कि अब भाई क्या हो रहा है, इनका मिलन हो गया, एक शक्ति मिल गई। लेकिन क्या होता है, अब शक्ति कैसे मिली, अब गांधी जब जुड़े तो हिंदू लोग भी जुड़े। अब एकता का जो प्रमाण मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण कौन से आंदोलन में मिला, तो खिलाफत आंदोलन में देखने को मिला है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इस आंदोलन को कैसे गति में लाया जाए, कैसे चलाया जाए। अब क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं मुस्तफा कमाल पाशा, सबसे बड़े नेता तुर्की के। ये क्या कहते हैं इस आंदोलन को कि भैया हम सभी खलीफा हैं, सभी मुसलमानों से ये कहा उन्होंने। तो जब ये कहा तो सारे मुसलमान भाई मान गए इस बात को कि ठीक है हम सब खलीफा हैं, और जो ये आंदोलन चल रहा था वो हो जाता है हमारा समाप्त। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा मुस्तफा कमाल पाशा ये कौन है, तो इन्हें जाना जाता है आधुनिक टर्की के पिता के नाम से। तो मैं इस चीज को मैं आपको ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिख के बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था 1914 से 18 में। ठीक है, और क्या होता है, तुर्की हार जाते हैं। प्रथम खलीफा की बात कर लेते हैं। प्रथम खलीफा, प्रथम खलीफा कौन है, तो अबू कर। ठीक है, और तुर्की का प्रमुख नेता खिलाफत आंदोलन के दौरान, तुर्की का प्रमुख नेता। ठीक है, ये बताना है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है ये तुर्की का है, खिलाफत आंदोलन के दौरान है आंदोलन। तो लिखो कौन है हमारे, अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। और इस आंदोलन में हमारे भारत की तरफ से कौन कौन थे, चार लोग तो मेन रूप से थे। कौन कौन थे, नंबर फर्स्ट लिखो, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो शौकत अली। थर्ड लिखो
थर्ड हमारा कौन सा है? थर्ड हमारे हैं हकीम अजमल खां। हकीम अजमल। और एक है हमारे फोर्थ। फोर्थ कौन से हैं? फोर्थ है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। तो प्रश्न मेरा इसमें एक बनता है कि हिंदू मुस्लिम एकता कौन से आंदोलन के दौरान देखी गई थी? तो आंसर है हमारा खिलाफत आंदोलन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के समय जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे? लिखो कि ऑल इंडिया खिलाफत कमीशन के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ लिख लेते हैं, ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष, आंदोलन के अध्यक्ष। तो हमारे अध्यक्ष होते हैं कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आया इतना? आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि इस आंदोलन को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो 1924 में ये आंदोलन समाप्त होता है। मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया। समाप्त किसके द्वारा किया गया? समाप्त किया मुस्तफा कमाल पाशा ने। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आधुनिक तुर्की का पिता। आधुनिक टर्की का पिता। आधुनिक टर्की का पिता। टर्की का पिता। कितना आ गया समझ में? दोबारा से एक बार। सरिया नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला कांड के दौरान किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज जी ने। खिलाफत आंदोलन में चलते हैं। खिलाफत आंदोलन में चलते हैं तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, उस टाइम में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1914 से 18 के बीच में। और जो तुर्की लोग हैं वो वहां पे हार जाते हैं और एक संधि होती है। संधि लिख लेना, सिवर्स संधि होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उस टाइम पे जो खलीफा होते हैं, कोई खलीफा नहीं चुना जाता है, तो जो लड़ाई होती है वो खलीफा के दौरान चल रही होती है। प्रथम खलीफा की बात करते हैं तो कौन है? हमारे अबुकर हैं। ठीक है, अब तुर्की का उस टाइम पे प्रमुख नेता था जो खिलाफत आंदोलन के दौरान चल रहा था, अली मुस्लियार था। और इंडिया से जो जुड़े थे लोग वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां और अब्दुल कलाम आजाद। और उस टाइम पे ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष जो हुए वो महात्मा गांधी जी हो गए। उस टाइम पे इन्होंने अपने खिलाफत आंदोलन के दौरान सभी से जुड़ गए। इन्हें समाप्त करने जो आंदोलन चलता है इसे समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो मुस्तफा कमाल पाशा जी के द्वारा समाप्त किया गया। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक टर्की का पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आज की क्लास यहीं पे पूरी कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे आगे पढ़ाती हूँ तो वो क्लास लंबी हो जाती है। और हाँ, अगर आपको आगे भी ऐसे एक साथ पढ़ना है तो मैं आगे भी कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कल का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप उसे अपने आप से भी पढ़ लेना, उसके बाद क्लास में भी पढ़ लेना। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम असहयोग आंदोलन। उसमें क्या क्या चीजें हुई, किसने सहयोग नहीं किया, किसने सहयोग किया, सारी चीजें मैं आपको कल डिफाइन कर दूंगी। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप मुझे क्या करेंगे? लाइक करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।